कैसे दिमाग में कुछ मैसेज आया होगा कि नहीं आंसर अब ऐसे लिखना चाहिए, इस तरीके से लिखना चाहिए। ये हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग है कि हम कैसे लिखना चाह रहे हैं। उत्तर लेखन मैंने हमेशा बताया है कि एक आर्ट है, एक कला है, और उसमें आपको 2-3 महीने लगेंगे। आप ये सोचें कि पहले ही दिन आपको लिखना आ जाए तो ये संभव ही नहीं है। जिस काम में प्रोसेसिंग में जितना टाइम लगता है उतना टाइम आपको देना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा लिखने का। पता नहीं कितने पेज लिख के फेंकना पड़ेगा तब आपको लिखना आएगा। अगर लिखना आ जाएगा तो तुम सेलेक्ट भी हो जाओगे, ये भी बात समझ लो। यहाँ सभी तैयारी करते हैं लेकिन लिखना ही नहीं आता, और हमारा पहला फोकस ही यही रहता है लिखने पे। जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ उसमें प्रयास यही रहता है कि आपको लिखने की स्किल आ जाए, लिखने का तरीका आ जाए। अब हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया है, और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोगों ने कुछ बातें जो समझी हैं, सबसे पहले क्या समझी हैं, कौन सी बातें हैं, उन्हें समझना है। क्योंकि जो लोग नहीं आए थे फिर से समझ लें कि एक नया हिस्सा हमने पेपर 1 के खंड ख को शुरू किया है। पेपर 1 के खंड ख पर हम आ गए हैं। क्योंकि अगर आप अपना पेपर एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आपके दिमाग में आपका सिलेबस होना चाहिए, आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगर आपका पाठ्यक्रम नहीं है तो इसका मतलब आप सीरियस कैंडिडेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सीरियस कैंडिडेट ही नहीं है। आप तफरी लेने दिल्ली तक आए हैं, और अगर आप दिल्ली तक तफरी लेने आए हैं, आनंद के लिए आए हैं, तो फिर दिक्कत है। आनंद तो एक ही चीज में है, मुक्ति में। मुक्ति किस में है? हो जाए तभी मुक्ति होगी। घर वाले जब भेजते हैं तो हर घर के जो गार्जियन होते हैं, जैसे इनके पापा से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे 2-3 बातें कही, वो मेरे दिमाग में अभी भी चलती हैं। कि सर हम तो चाहते हैं कि बच्चा हमारा बहुत अच्छा करे। बच्चे की क्या चाह है ना? अभी तो उनकी चाह है आप बनो, आपकी क्या चाह है, और आप अपनी चाह से यहां पर हो कि दूसरे की चाह से हो, इसमें आपके सामने उत्तर ढूंढना होगा आपको। क्योंकि जब तक आपकी चाहत कोई चीज नहीं होगी, आप किसी चीज को चाहेंगे नहीं, तब तक वो चीज आपको मिलेगी नहीं। नेचर भी वो चीज आपको तभी देता है जब आपके भीतर से उसके लिए पुकार उठ खड़ी हो, उसके लिए आवाज दें आप, तो वो चीज आपको मिलेगी, चाहे वो जिस चीज को आवाज दें आप। यहाँ लोग कई साल तक अभ्यास करते रहते हैं कि हमें ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन हो नहीं पाता। बात समझ में आ रही है? तो यहां पढ़ते समय थोड़ा अपने माँ बाप के बारे में भी सोचो, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये तुम्हें जीने नहीं देगी। तो पहला काम क्या करना है? अपने पाठ्यक्रम को देखना है। दूसरा काम क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको देखना है। और सबसे बड़ा काम क्या करना है कि आपको प्रतिदिन उत्तर लेखन करना है। ये 3 काम अगर आपने किया तो आपका चयन निश्चित है, और ये काम आपने नहीं किया तो विधाता भी उतर जाएंगे, और आपको ये प्रयास करें उंगली पकड़ के आगे बढ़ा दे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कर्म गति टारे न टरी, जो तुमने किया है वो तुम्हारा ही कर्म है, वो नहीं टरेगा। पहली कुछ महत्वपूर्ण बातें यही हैं, है ना?
ठीक। अब हिंदी साहित्य के इतिहास पे हम लोग, साहित्य का इतिहास। इसका मतलब क्या है? ये जो साहित्य है इसका विकास कैसे हुआ, इसकी विकास यात्रा को अब हम पेपर 1 के खंड ख में समझने वाले हैं। कोई विषय हो उसका विकास होता है, इतिहास है तो उसका भी विकास हुआ है। साहित्य है, दर्शन है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, राजनीति शास्त्र है, तो सबका इतिहास है। वैसे हिंदी का भी इतिहास है कि हिंदी कैसे बनी, कैसे आगे बढ़ी, क्या क्या इसमें चीजें आई, कैसे कबीर आए, सूर आए, तुलसी आए, कैसे बिहारी आए, घनानंद आए, कैसे इन लोगों ने लिखा, क्या लिखा, किस विषय पर लिखा। सुनने में तो सब बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हवा आने लगती है कि क्या लिखें। अब हवा चल रही है। ये इसलिए है कि हम अभी गंभीरता से किसी विषय को नहीं पकड़ रहे, हल्के स्तर पे पकड़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमने उठाया था हिंदी साहित्य का महत्व और उसकी प्रासंगिकता। क्या बताया था? हिंदी साहित्य का समझ लो अनमोल अच्छे तरीके से, हिंदी साहित्य का महत्व और इसकी चर्चा किया था। तो इसमें हमने ये कहा था कि हिंदी साहित्य का जो विषय है, इस विषय पर कई विवाद हैं। इसका महत्व क्या है और इसकी जो प्रासंगिकता क्या है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो ये हमें संवेदनशील बनाता है, ये विषय हमको संवेदनशील बनाता है। क्या बनाता है? कि अपनी पीड़ा तो दुनिया जानती है, जानवर भी जानता है। जब आप दूसरे की पीड़ा को समझने वाले हो जाएं तब आप वास्तव में साहित्य के विद्यार्थी। यहां जब अपने पैर पे चोट लगती है, खून बहता है, लोग चिल्लाते हैं अरे चोट लग गई, चोट लग गई, चोट लग गई। लेकिन अगर किसी और के पैर पे भी लगे और आपको दर्द हो तो इसका मतलब आपका हृदय अच्छा है, इसका मतलब कि आप दूसरे के दर्द में दुखी होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो ये प्रगतिशील होता है। जो साहित्य होता है क्या, उसमें आगे के विषय पर प्रोग्रेसिव एक अप्रोच होता है, प्रगतिशील विचारधारा होती है। प्रगतिशील विचारधारा इसका मतलब क्या है? जो समाज में रूढ़ियां हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, खराब व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर साहित्य के अंदर एक प्रश्न होता है कि क्या ये सही है, सही नहीं है तो इसका क्या नया रूप होना चाहिए, और नया रूप हमें पता चले तो उस नए रूप को कैसे हम लेकर आएंगे, इस पर काम होना चाहिए। साहित्य हमें प्रगतिशील बनाता है, प्रोग्रेसिव बनाता है। क्योंकि जब दूसरे की आप पीड़ा देखोगे तो दूसरे की समस्या भी देखोगे। बुद्ध ने दूसरे की पीड़ा ही तो देखी थी। बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो उन्होंने समाज में आकर देखा तो कोई भंगी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई ईश्वर की पूजा नहीं कर सकता। तो बुद्ध ने कहा कि भाई ये सब क्या चल रहा है। हम सब के भीतर वह सत्ता है जो हमें जागृत करती है,
इसलिए बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। तो यहां समझना पड़ेगा कि साहित्य हमें लगातार प्रगतिशील बनाता है। हमारी जो रूढ़ियां हैं, हमारे भीतर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान ढूंढता है। जैसे कबीरदास बहुत बड़े समाज सुधारक हुए। क्या कहा कबीरदास ने? जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और क्या कहा? कहा जो अलग अलग धर्म थे उनके समय में, हिंदुओं के और मुसलमानों का, उस धर्म के ऊपर कबीर ने प्रश्न उठाया। कहा इस धर्म के बाहरी रूप को देखकर हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं? दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय। दिन भर रोजा रहते हो, रात हनते हो गाय। क्या बहरा हुआ खुदा है? खुदा बहरा है? ये प्रश्न तो जेन्युइन है ना। हिंदुओं पर आए, उन्होंने कहा कि काकर पाथर जोड़ के मंदिर लई बनाए या मस्जिद लो बनाए, ताचड़े मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। अब ये सारे प्रश्न कोई सामान्य व्यक्ति नहीं उठा सकता। ये प्रश्न वही व्यक्ति उठा सकता है जिसके भीतर दूसरे के लिए पीड़ा हो, दर्द हो। तो साहित्य का दूसरा मूल्य क्या है? प्रगतिशील बनाना, प्रोग्रेसिव बनाना। और आप देखेंगे कि भक्ति काल में कबीर ने वो काम किया, रीति काल में जो घनानंद जी ने वो काम किया, आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काम किया, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने काम किया, मुक्ति बोध ने काम किया, नागार्जुन ने काम किया। इन सारे लोगों ने हमें प्रोग्रेसिव बनाया है। और आज भी आप देखेंगे तो साहित्य कार जो होता है वो हमें प्रोग्रेसिव बनाता है। चाहे वो मनु भंडारी हो या मुंशी प्रेमचंद हो, उनकी रचनाओं को आप देखिए तो एक बड़ा मूल्य निकल के आता है प्रगतिशीलता का। इसके अलावा समाज में वांछनीय परिवर्तन के लिए सहायक सहयोग देना, मतलब समाज के अंदर, समाज में वांछनीय परिवर्तन के लिए सहयोग देना। जो परिवर्तन आवश्यक है उस परिवर्तन के लिए सहयोग दिया जाएगा। कुछ चीजें जरूरी होती हैं तो उसको करना पड़ता है। अगर शरीर का कोई अंग खराब है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। यदि फोड़ा हो जाता है शरीर पर तो मां अपने बच्चे के फोड़े को अपने हाथ से बैठकर डॉक्टर के पास उसको चिरवा देती है। बच्चा बहुत चिल्लाता है, मां एकदम कठोर हो जाती है, क्योंकि वो दर्द सहेगा तभी वो ठीक होगा। परिवर्तन जो आवश्यक है, जरूरी है, वो होना ही चाहिए। तो साहित्य समाज के अंदर आवश्यक परिवर्तन को भी करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो भी परिवर्तन आवश्यक है, जैसे राज व्यवस्था या राजतंत्र की व्यवस्था है, व्यवस्था में तानाशाही चल रही है, तो साहित्यकार का ये काम है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करना पड़ेगा, साहित्यकार उत्प्रेरित करता है। इसके अलावा और क्या करता है? इसके अलावा समाज के अंदर जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी पहचान करता है साहित्यकार। और क्या करता है? समाज की
समाज की मूलभूत समस्याओं की पहचान, समाज की मूलभूत समस्याओं की पहचान साहित्य करता है। कैसे? आप देखोगे कि हर आदमी अपने बारे में एक अलग आवरण बनाकर बैठा है, लेकिन साहित्यकार जो होता है वो बाहरी दृष्टि से समाज को नहीं देखता। उसकी दृष्टि होती है आंतरिक। साहित्यकार मुख्यतः आपके अंदर देखता है। क्या करता है? अंदर घुस जाता है आपके। आपने इसके पहले देखा होगा कि दास साहब को समाज नहीं पहचानता। महाभोज उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो दास साहब को कोई पहचान नहीं पाता। दास साहब को केवल मन्नू भंडारी पहचानती है कि उनके भीतर क्या चल रहा है। तो साहित्यकार जो होता है, जो उथली चीजें होती हैं, हल्की चीजें होती हैं, जो ऊपर से दिखती हैं, उनको हटाकर चीरते हुए अंदर चला जाता है और हल्केपन से भारीपन की यात्रा करता है। मतलब हल्की बातों को साहित्यकार बहुत स्थान नहीं देता अपने यहां। अगर आप देखेंगे तो यहां अंतर्दृष्टि की बात होती है, समझ की बात होती है, बाहरी दृष्टि नहीं, आंतरिक दृष्टि की बात करता है साहित्यकार। आज का मानव क्या है? वो जो कहता है, उसकी जो भावनाएं हैं, जो उसका कर्म है और जो उसका ज्ञान है, उसमें सामंजस्य नहीं है। भावनाओं में, कर्म में और ज्ञान में सामंजस्य नहीं है मानव का। आज के समय के मानव में भाव, क्रिया या कर्म, भावनाओं में, क्रिया में, है ना, और इसके अलावा ज्ञान में। किसमें? ज्ञान में सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? भावना कुछ और उठ रही है, कर्म कुछ और कर रहा है, ज्ञान कुछ और हो रहा है। एक मेल नहीं है। आज के समय में सोच हमारी कुछ अलग है, करते हम कुछ और हैं, ज्ञान हमको कुछ और ही होता है कि नहीं? आज के समय में आप ये एक बात समझोगे कि जो हमारी भावना है वैसा ही अगर हमारा कर्म हो जाए तो वैसा ही हमको ज्ञान मिलेगा। लेकिन तीनों ही चीजों में एक समस्या है। इसी बात को मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध अपनी एक कविता में सामने रखते हैं कि भीतर का राक्षसी स्वार्थ जाग उठा है। जो भीतर का राक्षसी स्वार्थ है वो जाग गया है। छिपे हुए उद्देश्य यहां निखर आए। हर आदमी भीतर से राक्षस और देवता दो प्रकार की प्रवृत्तियों में चलता है। अगर भीतर का राक्षसी स्वार्थ आपका जाग गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी, हत्या, लूट, इसके अलावा और क्या है साहित्य में जो उसको महत्व प्रदान करता है या उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखता है? स्वस्थ मनोरंजन। अगर आप देखेंगे तो स्वस्थ मनोरंजन भी आपको देता है। एक स्वस्थ मनोरंजन भी साहित्य के द्वारा दिया जाता है।
स्वस्थ मनोरंजन। क्या है स्वस्थ मनोरंजन? अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इस दुनिया में मानव है, भारत का मानव है, वो मशीन तो नहीं है। भौतिक उन्नति तो हुई है, लेकिन भौतिक उन्नति मानव को मशीन की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन मानव मशीन नहीं है। अब मानव का मानसिक स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा? देखो, दो प्रकार की, एक तो बाहरी सुख सुविधाएं, बाहरी सुख सुविधाएं, और दूसरा है आंतरिक प्रसन्नता। ये आंतरिक प्रसन्नता जो है न एसी से मिलेगी, न अच्छी गाड़ी से मिलेगी कि बीएमडब्ल्यू है तो आप बैठे हैं। वो बाहरी सुख सुविधाएं हैं, न बढ़िया ऑफिस से मिलेगी, वो मिलेगी मन की शांति से। मन की शांति किस चिड़िया का नाम है? सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। जगत में सब कुछ प्राप्त कर लिया सिकंदर ने, लेकिन कुछ भी नहीं मिला उसे। अखलीस वंश में सबसे महान था सिकंदर। पूरे एशिया को उसने बीत लिया था, पूरा एशिया उसके हाथों में था, उसकी विजय उसने किया था। लेकिन बाद में वही सिकंदर कुछ भी साथ नहीं ले जा पाया। जब तुम बहुत बड़े लेवल पे पहुंचते हो तो उस चीज को बचाए रखने के लिए तुम्हारे मन में संघर्ष चलता है, वो तुम्हें शांति नहीं देता। आईएएस हो गए तो कलेक्टर रहने के लिए डिस्ट्रिक्ट में तुम जोड़ तोड़ करोगे, कभी विधायक से, कभी मंत्री से, कभी किसी से, क्योंकि तुम जानते हो कि बिना उसके तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इस कुर्सी पर बने रहने के लिए भी तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। तो बाहरी स्तर की सुख सुविधाएं तुम्हारे मन को संतोष नहीं दे सकते। अगर तुम्हारे मन को संतोष चाहिए तो तुम्हें भीतरी स्तर पर तुमको प्रसन्नता चाहिए, मन के स्तर पर। वो प्रसन्नता देता है साहित्य। क्या करता है? साहित्य देता है। और जिससे आपका मन हल्का होता है, जिससे आपका हृदय अच्छा होता है। इसके अलावा मनोरंजन के साथ साथ साहित्य आपके नैतिक उत्कर्ष की बात करता है कि मनोरंजन के साथ साथ नैतिक उत्कर्ष को भी, मतलब ऐसा मनोरंजन चाहिए जहां आपका विकास भी हो, नैतिक उत्कर्ष। है ना? नैतिक उत्कर्ष की बात भी है। आचार्य शुक्ल जी का एक निबंध तुमने पढ़ा था, कविता क्या है। इस निबंध में आचार्य शुक्ल जी ने इसी बात को समझाया है कि कोई भी साहित्यकार, कोई भी साहित्य नैतिक संदेश उसी समय दे सकता है जब वह पाठक को मनोरंजन दे सके। अगर आप मेरी बात को सुनकर आपको मनोरंजन आएगा, अच्छा लगेगा, तभी मैं आपको कोई संदेश भी दे सकूंगा। तो आचार्य शुक्ल अपने एक निबंध कविता क्या में यही समझाते हैं कि आप कोई भी नैतिक संदेश उस समय दे पाएंगे जब कोई पाठक आपकी बातों से मनोरंजन पाए, उसको मजा आ जाए, तो आप नैतिक संदेश भी दे सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक उदाहरण आपको बताया था, कहत नटत रीझत खिजत। मैंने बताया था ना बिहारी का, कहत नटत
रीझत खिझत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हुसो बात। इसका मतलब क्या है? आंखों से ही सब बात हो रही है। कहत तो नायिका कुछ नाटक कर रही है, नटत फिर रिझत, फिर उसके बाद थोड़ा उसको अच्छा लगा, फिर खिझत फिर थोड़ी सी नाराजगी हुई, फिर मिलत फिर हल्का हल्का ये लगा कि नहीं ठीक है, फिर खिलत फिर वो खुश हो गई, फिर वो शर्मा गई। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। पूरा भवन भरा हुआ है खचाखच, लेकिन नायक नायिका को अपने लिए आंखों से बात करने का स्थान मिल गया। ये है बिहारी। तो बिहारी की सोच क्या है? बिहारी पूरी तरह से रसिक व्यक्ति है, श्रृंगार उनके यहां खूब है। आचार्य शुक्ल ऐसे व्यक्ति को एकदम पसंद नहीं करते। आचार्य शुक्ल का अगर जो बस चले कि अगर उनके नजर में साहित्य वही है जो लोक मंगल और लोक रंजक हो, आशिकों का निर्लज जो प्रलाप नहीं है साहित्य। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि आशिकों का जो प्रलाप है उसको साहित्य में नहीं दिखाना चाहिए कि आशिकी चल रही है यहां। लेकिन साहित्यकार जब आंतरिक भावनाओं को प्रस्तुत करता है तो उसमें प्रेम भी होता है। तो कभी कभी ये चीजें तो आएंगी ही, अगर ये न रहे तो साहित्य बेमजा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि साहित्यकार जो है, साहित्यकार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। और उसके बाद अगर आप देखें तो समाज की जो विरासत होती है उसके रक्षा करने का भार भी साहित्य का ही होता है। इसमें और क्या हो सकता है? समाज की धरोहर की रक्षा का दायित्व। ये किसका है? कि जो समाज की धरोहर है, जो आपकी हेरिटेज है, विरासत है, उसको भी साहित्य ही सजोकर चलता है। साहित्य से वो चीज आपके सामने आती है। अगर आप देखेंगे तो न केवल ये भाषा का संरक्षक, आज आपके सामने जो हिंदी भाषा बची है वो इसी महादेवी की वजह से बची है। जो साहित्य की देवी हैं इन्हीं की वजह से बची है। लेकिन अभी हिंदी साहित्य की स्थिति और बेहतर होनी है। और अगर आप देखेंगे तो ये अपने साथ इतिहास, संस्कृति, विचारधाराएं सबको रखती है सजोकर, जो आपके सामने आता है। लोग कहते हैं कि अगर 1936 के आसपास का पूरा इतिहास समाप्त हो जाए तो मुंशी प्रेमचंद की गोदान से इतिहास भी लिखा जा सकता है। इतना बेहतर वर्णन किया है 1936 के भारत का। उस समय के भारत का ऐसा वर्णन किया है कि अगर सारा इतिहास समाप्त हो जाए तो आप उनसे इतिहास भी समझ सकते हो कि उस समय के भारत में कौन कौन सी समस्या थी। संप्रदायवाद था, पूंजीवाद था, किसानों की खराब स्थिति थी। आप इतिहास में उठाओगे तो यही सारी चीजें निकल के आएंगी। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि साहित्य जो है हमें हमारी विरासत को आगे लेकर जाने वाला भी होता है, हमारी विरासत का संरक्षक भी होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, एक उदाहरण मैंने दिया था कि साहित्य समाज का चित्र होता है। क्या होता है? साहित्य समाज का चित्र होता है। कैसा चित्र? सजीव चित्र होता है। इतिहास में तथ्य होते हैं, घटनाएं होती हैं, वो सब सत्य होते हैं, लेकिन कुछ भी सच नहीं लगता। साहित्य में
तथ्य घटनाएं सब झूठ होती हैं, लेकिन सब कुछ सच लगता है ये हमारी ही कहानी है। इसीलिए प्रश्न क्या आता है कि होरी भारतीय किसान का प्रतिनिधि है, टिप्पणी करें। होरी कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, हर भारतीय किसान के बीच होरी है, हम सब होरी हैं। होरी एक पात्र है गोदान उपन्यास में, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान, उसमें मुख्य पात्र है होरी। जैसे कोई फिल्म है तो एक फिल्म है गोदान, एक उपन्यास है गोदान, उसका मुख्य पात्र हीरो कौन है? होरी है। उसी की बात हो रही। और होरी कैसा है? किसान है होरी, गांव का किसान है। और होरी के जीवन में इतना कष्ट है कि आप हर किसान को देखेंगे तो आपको वैसा ही किसान दिखाई देगा। किसान सुबह उठता है, सबसे पहले खेत देख कर आता है। ओला गिर गया तो ओला देखेगा कि भैया खेत नुकसान हो गया, फसल का इतना नुकसान होगा, अब क्या होगा। किसान की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। तो होरी के माध्यम से साहित्यकार ने यह दिखाया कि भारत के लगभग सभी किसानों की स्थिति ऐसी ही है। यह है साहित्य। और अगर आप देखते हैं तो साहित्य के अंदर जो विश्लेषण किया जाता है वो विश्लेषण इस स्तर पे होता है कि सब कुछ पात्र, तिथियां, घटनाएं सब झूठ, लेकिन जो समाज दिखाया जाता है वो समाज सच होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा आज इस वैज्ञानिक युग में आप देखते हो तो भौतिक संसाधन इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, ट्रेन, हवाई जहाज, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, सब कुछ। हम 2G, 3G, 4G, 5G पे आ गए हैं। लगातार हमारे जीवन में मशीन बढ़ती जा रही है। मशीन जब हमारे जीवन में बढ़ी तो हमारे अंदर आप देखेंगे कि भावनात्मक संकट आने लगा है। दूसरा संकट सृजनात्मक संकट है। क्या है सृजनात्मक संकट? हम कुछ नया सोच ही नहीं पा रहे हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम देखते हैं हमारे अंदर कोई विचार नहीं आ रहा है। हम सारे विचार बाहरी दुनिया से ले रहे हैं। तो सृजनात्मक संकट है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है सृजनात्मक संकट? आज तुमसे कुछ लिखने के लिए कहें, तुम लिख ही नहीं पाओगे, इतना व्हाट्सएप देख लिया, तुम्हारा दिमाग गड़बड़ हो गया। और जो बड़े बड़े लोग हैं आप देखेंगे कि उनके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल कोई और हैंडल करता, वो नहीं हैंडल करते। जितने बड़े लोग हैं उठा के देख लो, जो मौलिक लिखते हैं उनको मतलब नहीं है। अब हम सोचेंगे नहीं तो हम तुम्हारे सामने कहां बोल पाएंगे? बात समझो। सोचने के लिए तुम्हें एकांत चाहिए, लेकिन आज आपको एकांत कहीं नहीं है। सबसे बड़ा मित्र आपका मोबाइल है और सबसे बड़ा शत्रु भी आपका मोबाइल ही है। इस मोबाइल के चंगुल में आप फंसते जा रहे हैं और इसने ऐसी पकड़ बना रखी है कि आप इसे छोड़ नहीं सकते। यह अफीम से ज्यादा खतरनाक लत है। न छोड़े बन रहा है न लेते बन रहा है। पहले हम लोग रहते थे, फोन आता था कभी कभार, हॉस्टल में भी रहते तो फोन आता था, हाँ इनको बुलाओ इस कमरे से, आते थे, बात करते, हाँ क्या हुआ, ठीक है बच्चा, तबीयत ठीक है, सब ठीक, हाँ पैसा, एक ही बात होती थी कि पैसा इस समय भेज दीजिएगा। आज रात दिन मोबाइल पे लगा है आदमी, कहां से पढ़ाई होगी?
पहले आप देखेंगे कि जो बच्चे थे तैयारी करते थे उसमें लगभग लोग इंटरव्यू मेंस देते थे। आज के समय ये स्थिति हो गई, बच्चे एग्जाम ही क्लियर नहीं कर रहे, खुद के पढ़ने पे कोई विश्वास नहीं। हम आ गए हैं, हमको चप्पू चला के पार करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो साहित्य क्या कर रहा है? साहित्य आज के समय में जो मानव भौतिक रूप से इतना संपन्न हो चुका है, उस मानव के अंदर की भावनाएं मर चुकी हैं, सृजनात्मक क्षमताएं समाप्त हो चुकी हैं, उन सभी क्षमताओं को जगाने के लिए साहित्य एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। और आज के समय में अगर आप देखेंगे तो सात्र जैसे लोग इसे अमानवीकरण कहते हैं। क्या कहता है सात्र? कहता है हम अमानवीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। सात्र कहता है अमानवीकरण। मानो तो हम बचे ही नहीं। हम किसी की मदद करते हैं वो भी ये सोच के कि चलो हम अमीर हैं, ये तो गरीब है। हमारी सोच में ही अब हर जगह भौतिकता घुस गई है। हम एक कप किसी को चाय पिलाते हैं तो बदले में अपेक्षा करते हैं कि वो भी बिस्कुट खिला दे तो अच्छा है। जितना हमने दिया उतना हमको मिल जाए। हमारा मैथमेटिक्स चल रही है संबंधों में, गणित, और ये हर जगह चल रही है। और इस गणित ने कितने लोगों का घर बिगाड़ दिया, यही गणित। तो यहां सात्र कह रहा है अमानवीकरण। मानव का मतलब ही है कि दूसरे को समझे। गांधी जी कहते थे पीर पराई जाने रे। ईश्वर के जन वे हैं जो दूसरे की पीर को समझे। अब बताइए, गांधी जी इसका मतलब साहित्य के असली पुजारी रहे होंगे। वैष्णो जनते तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पीर पराई जो नहीं समझ सकता, दूसरे की बातों को नहीं समझ सकता, वो व्यक्ति अमानवीय होगा। और आज यूरोप में जो संकट खड़ा है वो इसी बात का खड़ा है कि मानव मानव बचा ही नहीं। भौतिकता इतनी ज्यादा हावी है, विकास इतना ज्यादा हावी है, विकसित हो गए, संबंध किसी के पास नहीं, भावनाएं किसी के अंदर नहीं। पिता मर रहा है, पुत्र आने को तैयार नहीं है। हाँ, कब्र में ले जाओ पिता को, अभी हम ड्यूटी पर हैं। मतलब नहीं, भारत में बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम भावनाओं से जुड़े व्यक्ति हैं। ये भावनाएं हमको कहां से मिलती हैं? तो ये भावनाएं हमको साहित्य से, हमारे भीतर से मिलती हैं। इसके अलावा नैतिक अकेलापन, ये कौन कहता है? एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम क्या कहता है? नैतिक अकेलापन। मैंने बताया था कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। क्या है इसका मतलब? कुछ, हर चीज हो गई लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। एक अकेलापन है। लोग हैं लेकिन कोई नहीं है। और यह अकेलापन आज के समय का बड़ा संकट है। इसके अलावा विषमता, अगर आप देखोगे तो विषमता की बात आती है। विषमता, जयशंकर प्रसाद इस बात को बहुत कहते हैं कि आज का जो समाज है उसमें विषमता इतनी ज्यादा है कि कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं, कोई किसी को समझने को तैयार नहीं।
कोई किसी के साथ रहने को तैयार नहीं, हर जगह विषमता है। और हम क्या कहते हैं, समता होनी चाहिए, समता मूलक समाज बनना चाहिए, समाज में समानता नहीं चाहिए। अरे कहने से कहां से आएगा समाज में समानता? तुलसीदास जी कहते हैं, जहां सम्मति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। लेकिन यहां क्या चल रही है? विषमती चल रही है, विषमता चल रहा है। साम में नहीं है, विषम है। एक होता है सम, एक होता है विषम। जो विषम नंबर होता है वो अपने सिवा और एक के सिवा और किसी से कटता नहीं। इसका मतलब वो किसी की बात सुनेगा नहीं। और जो सम होता है वो अपने से भी कटेगा और उससे भी कटेगा। ये है गणित। तो यहां समझना पड़ेगा कि आज का समय इतना खतरनाक है, इतना भौतिकता से भरा हुआ है। इस समय में साहित्य बहुत मूल्यवान है, लिटरेचर बहुत मूल्यवान है। आचार्य शुक्ल इसको कहते हैं बनावटी वातावरण। क्या कहते हैं? प्रछन्नता का आवरण। आचार्य शुक्ल इसी बात को कहते हैं, प्रछन्नता का आवरण। प्रछन्नता का आवरण। आज की जो दुनिया है उसने एक लिबास ओढ़ रखा है। दिखने के लिए सब सफेद कपड़े में दिखते हैं लेकिन अंदर से काले हैं। क्या है? प्रछन्नता का आवरण। और इस काल में अगर आप देखेंगे तो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से जोड़े रखने के लिए और उसको वस्तु जैसा न बनने के लिए साहित्य की आवश्यकता है। ऐसे समय में मनुष्य को मनुष्यता से जोड़े रखने के लिए, से जोड़े रखने तथा उसे वस्तु न बनने देने के लिए, वस्तु न बनने देने के लिए हमें साहित्य की आवश्यकता है। ये एक ओवरऑल बात है। आचार्य शुक्ल ने तो ये कहा कि प्रछन्नता का आवरण। है ना? इतनी बात समझ में आई? अब एक प्रश्न यहीं पे तुरंत समझो। हिंदी साहित्य के महत्व और उसकी प्रासंगिकता पर हिंदी साहित्य के महत्व और उसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। 250 शब्द। कैसे लिखोगे? सबसे पहली बात तो ये बताओ। चलो बताओ, तुम बताओ क्या लिखेंगे? हम फिर
महत्व को कुछ बिंदुओं में फिर फिर यही तरीका है। सारा खेल यही है। जितनी बात अभी बताया हूं उस पे बड़ा सुंदर उत्तर लिखा जा सकता है। क्यों अनमोल, तो समझ में आया क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ? तो हिंदी साहित्य का एक पहले छोटे छोटे पैरा बना लेंगे। पैरा 1, पैरा 2, है ना, पैरा 3 और फिर पैरा 4। और इसमें बहुत बड़ा नहीं लिखना है। एक बात यह ध्यान रखनी है कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़े हों, एक दूसरे से जुड़ा हो। कोई भी बात आप लिखेंगे वो इंटरलिंक करके लिखेंगे। ठीक है? इसके बाद एक प्रश्न मैंने आप लोग को बताया था कि संचार क्रांति वाला, वो देख लेना आपस में अभी बैठ के, उसको समझ लेना कि, और उस पर भी प्रश्न अभी आपको लिखना है। क्लास के बाद इन दोनों पे आपको प्रश्न अभी लिखना है बैठ के। अब एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, कल इस पे जो डेवलप करेंगे और थॉट आप यही बताएंगे निष्कर्ष में कि आज भौतिकता के इस युग में साहित्य की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ गई है। अगर मानव को मानव बनाए रखना है, उसको वस्तु नहीं बनने देना है, तो साहित्य की प्रासंगिकता को हमें बनाए रखना होगा। मतलब साहित्य का महत्व आज भी है। अगर साहित्य न होगा तो मानव वस्तु हो जाएगा, मशीन हो जाएगी। कुछ लोग आरोप लगाते हैं ना कि साहित्य का अब आज के समय भौतिक जगत में कोई महत्व नहीं है, भौतिक विज्ञान ही हमारे लिए सहायक होते हैं, हमारी बाहरी दुनिया में साहित्य हमें कोई भी सहायता नहीं देता, कोई डेवलपमेंट इसके द्वारा नहीं हुआ, कोई वैज्ञानिक खोज इसके द्वारा नहीं हुई। लेकिन साहित्य मानव को मानव बनाए रखने वाला विषय है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आप नोट्स एक बार पढ़ेंगे, जो मैंने एक पूरा फ्रेम बताया है, फ्रेमवर्क आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आपके लिए लिखना कोई कठिन काम नहीं है। और फ्रेमवर्क दिमाग में नहीं आएगा तो लिखना समझिए कि पहाड़ जैसा है। और अगर समझ में आ गया तो ये खेल है, लिखना एक खेल है। इस खेल को वही खेल पाएगा जो जितना प्रैक्टिस करेगा। सहवाग तभी छक्का मारते हैं जब जितना प्रैक्टिस करते हैं। अब आप कहें कि आपने भी बल्ला पकड़ लिया और बल्ला पकड़ने से छक्का लग जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है?
अब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, जैसे हिंदी साहित्य है तो उसका इतिहास कौन लिखेगा, कैसे लिखा जाएगा, उसकी परंपरा क्या है, क्यों शुरू हुई, या साहित्य के लेखन में कौन ऐसा व्यक्ति आया जो महानायक बन गया। क्योंकि लोग तो लिखते ही रह रहे थे, लेकिन साहित्य का लेखन कैसे बेहतर हुआ। तो एक नए टॉपिक पे हम जा रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। परंपरा क्या है? ठीक है, तो पहली बात तो यह समझना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक बड़ी लंबी परंपरा है। कैसी परंपरा है? एक लंबी परंपरा है। इसको आप कह सकते हैं सुदीर्घ परंपरा है। सुदीर्घ परंपरा का मतलब बहुत लंबी परंपरा है, पीछे से चली आ रही है। सुदीर्घ एक बड़ी परंपरा है, और माना यह जाता है कि इस परंपरा में मोड़ उस समय आया, जैसे लोग कहते हैं कि उस मोड़ पे मैं उससे मिल गया, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जो नहीं चाहते थे वही बात हो गई। तो यहां मोड़ उस समय आया जब हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल का प्रवेश हुआ। शुक्ल तो भीष्म है, मैंने बताया आपको, आचार्य शुक्ल भीष्म है। और जब शुक्ल यहां आते हैं हिंदी साहित्य में, तो इसी बात को हिंदी साहित्य के लिए एक बड़ा मोड़ माना जाता है। इस परंपरा में आचार्य शुक्ल के आने को, आचार्य शुक्ल के आने पर एक नया मोड़ दिखाई देता है। ठीक है, कि जब आचार्य शुक्ल आते हैं तो एक नया मोड़ आता है। इसीलिए आचार्य शुक्ल के ही आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा डेवलप होगी। ध्यान रखना कि आचार्य शुक्ल के ही नाम पर अगर हम देखेंगे तो हिंदी साहित्य की परंपरा को हम देखेंगे। कैसे? आचार्य शुक्ल पूर्व युग। अब क्या देखेंगे? आचार्य शुक्ल पूर्व युग साहित्य लेखन। पहली चीज तो ये हो गई। किसी कोई समस्या? हमेशा जो हीरो होता है, हीरो के पहले, उसके काल, उसके बाद के काल के आधार पर हम चीजों को देखते हैं। दूसरा, शुक्ल कालीन साहित्य लेखन। शुक्ल, अब ये आचार्य शुक्ल लिख दीजिए, थोड़ा सम्मान रहेगा। शुक्ल कालीन, कहीं उसी में से नाराज हो जाए इतने वर्षों के बाद तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। आचार्य शुक्ल कालीन साहित्य लेखन। आचार्य शुक्ल कालीन, फिर शुक्ल उत्तर बाद, मतलब शुक्ल जी के बाद साहित्य लेखन की परंपरा। ठीक है, अब आपको इसी आधार पर पूरे लेखन को समझना है, ये इसी चार्ट के आधार पर। अब ध्यान से समझना, इसी में सारी चीजों को आपको डालते जाना है और आगे बढ़ते जाना है।
अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आचार्य शुक्ल के पूर्व साहित्य लेखन की परंपरा कि जो साहित्य लेखन हुआ आचार्य शुक्ल जी के पहले वो क्या है। इस समय भी आपको दो प्रकार की चीजें दिखती हैं, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। अनौपचारिक का मतलब होता है कि बस नहीं, इसका मतलब अनौपचारिक, अनौपचारिक, अनऑफिशियल। एक औपचारिक मतलब यहां पर लिखने का कोई वो नहीं था, लिखने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं था। जैसे हम लोग कोई बात करें, सामान्य सी बात, अनौपचारिक, जैसे आप लोग हंसी मजाक करो, ये अनौपचारिक हो गया। औपचारिक का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से कोई चीज कहना। तो आचार्य शुक्ल के पूर्व दो प्रकार की लेखन की विधियां, दो प्रकार के लेखन के तरीके आपको दिखाई देते हैं, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। अनौपचारिक का मतलब क्या है कि इस समय जो इतिहास लेखन हुआ हिंदी साहित्य का, वो किसी दृष्टिकोण से नहीं लिखे गए। अनौपचारिक का मतलब क्या है कि किसी दृष्टिकोण से नहीं लिखे गए। ऐसे ही नोट करते चलेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। किसी दृष्टिकोण से नहीं लिखे गए, किसी दृष्टिकोण से नहीं लिखे गए। इसमें रचनाकारों के जीवन वृत्त का संकलन है। तो यहां पे रचनाकारों के जीवन वृत्त, जीवन वृत्त, कब कौन जन्मा, क्या किया, जीवन वृत्त का संकलन दिखाई देता है। जीवन वृत्त का संकलन दिखाई देता है यहां पर, रचनाकारों के जीवन वृत्त का संकलन दिखाई देता है। अब इसके बाद आता है औपचारिक। औपचारिक में क्या आता है? 19वीं शताब्दी से औपचारिक लेखन की शुरुआत हुई। 19वीं शताब्दी से औपचारिक लेखन, लेखन की शुरुआत। 19वीं शताब्दी से आप देखेंगे कि औपचारिक लेखन की शुरुआत हुई। और जब पहली बार कुछ हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया, इसी समय पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास, पहली बार लिख दो यहीं पे, पहली बार लिखने का प्रयास, पहली बार लिखने का प्रयास किया। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई कि अनौपचारिक क्या है, औपचारिक क्या है, और अनौपचारिक में क्या दृष्टिकोण था, किस तरीके से लिखा जा रहा था। तो अनौपचारिक का मतलब ये हो गया कि ऐसा इतिहास लेखन का काल, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का काल, जहां कोई दृष्टिकोण से कुछ लिखा नहीं गया। इसमें मुख्यतः रचनाकारों के जीवन वृत्तों को आधार बनाया गया। तो जीवन वृत्त का मतलब उसके बारे में सामान्य जानकारियों से आधार बनाया गया। और औपचारिक परंपरा की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई। और 19वीं शताब्दी में जब शुरू हुआ तो पहली बार यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सजग प्रयास आपको दिखाई देता है। ठीक, अब आइए सबसे पहले अनौपचारिक इतिहास लेखन पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं। अनौपचारिक पर, अनौपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक इतिहास लेखन।
अनौपचारिक अनौपचारिक इतिहास लेखन। अब इसका मतलब क्या है कि 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 1800 से लेकर 1900 तक के काल को हम 19वीं शताब्दी कहते हैं। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ बताओ? 1800 से लेकर 1900, ये 19वीं शताब्दी हो गई। अब इसके पहले का जो कुछ भी लिखा गया है वो काल अनौपचारिक इतिहास लेखन का काल है ना? 19वीं शताब्दी से शुरुआत हुआ औपचारिक लेखन का। उसके पहले जो कुछ लिखा गया वो अनौपचारिक है। नहीं, वो तो औपचारिक हो गया ना। 1800 से 1900 का मतलब 18वीं शताब्दी नहीं होगा। हाँ, ये 19वीं शताब्दी हो गई, यही तो समझ, इसीलिए तो लिखा है यहां पे। इसके पहले मतलब 1800 से पहले जो कुछ भी लिखा गया वो अनौपचारिक है, वो अनौपचारिक है। और इस समय क्या लिखा गया, कैसे लिखा गया, किस विषय पर लिखा गया, यह समझने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे तो इस समय आपको जो चीजें मिलेंगी भक्ति काल और उसके आसपास के दौर में, जब भारत में भक्ति काल का समय आया, आगे चल के बताएंगे कि भक्ति काल का समय क्या है, रीति काल का समय क्या है। भक्ति काल का समय ऐसे समझ के चलो कि कबीर का समय, सूर का समय, तुलसी का समय है ना। उस समय भारत में किस तरीके से साहित्य इतिहास के लेखन की क्या परंपरा कुछ थी, तो ऐसा नहीं था, एक अप्रोच आ रही थी। क्या अप्रोच आ रही थी? इस समय आप देखेंगे तो कई चीजें आपको दिखाई देंगी, कुछ ऐसी रचनाएं दिखाई देंगी जहां साहित्य इतिहास के आपको रूप दिखते हैं। जैसे भक्तिमाल एक पुस्तक थी, कालिदास हजारा, कविमाला, 84 वैष्णव वार्ता, कुछ पुस्तकें हैं जिनके बारे में आप देखें। भक्तमाल, कालिदास हजारा, ये कुछ पुस्तकें हैं जिनके आधार पर हम अनौपचारिक इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं, और ये भक्ति काल से हमको दिखाई देता है। भक्ति काल से हमें अनौपचारिक इतिहास लेखन दिख रहा है। क्या? भक्ति काल, भक्ति काल से, भक्तमाल, भक्तमाल पुस्तकें हैं ये सारी, जिनके आधार पर यह बताया गया कि हिंदी साहित्य का अनौपचारिक इतिहास लेखन हो रहा था। ठीक है। कविमाला, कविमाला, 84 वैष्णव वार्ता, चौरासी वैष्णव वार्ता, आदि। इसके अलावा एक धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, जो सिखों का धार्मिक पुस्तक, उसको भी यहीं पे शामिल किया जाता है। आदि ग्रंथ को भी यहां हम शामिल करते हैं, क्योंकि आदि ग्रंथ में जो जो बातें लिखी गई हैं वो भी भक्त काल की संतों की ही बातें हैं, भक्ति कालीन संतों की बातों को रखा गया है। भक्ति कालीन संतों की बातों को रखा गया है। ये सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, जो आप देखते हैं कि एक, जब भी आप जाते होंगे तो गुरुद्वारा में एक स्थान बनाया जाता है ऊंचा सा, उसी स्थान पर यही पुस्तक 84 वैष्णव वार्ता, ये पुस्तक है सारी।
अब ये सारी जो पुस्तकें हैं इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का बोध नहीं है, मतलब इतिहास बोध का अभाव है। ये केवल पुस्तकें तो मिली हैं, इसके आधार पर हमने ये कह दिया अनौपचारिक इतिहास लेखन, लेकिन यहां ये जितनी पुस्तकें इसमें इतिहास बोध का अभाव है, मतलब इतिहास का बोध नहीं दिखाई देता, इतिहास का बोध नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। इतिहास बोध नहीं दिखाई देता ये जितनी भी पुस्तकें सब में। दूसरी बात, रचनाकार के समय और तिथियों का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया कि कब यह रचना लिखी गई है। रचनाकार के ये जितनी पुस्तकें, इस पे कोई तिथि उथि नहीं है। रचनाकार के समय और तिथियों का उल्लेख नहीं। रचनाकार के समय और तिथियों का उल्लेख नहीं यहां दिखाई देता। सिर्फ क्या मिलता है, कवियों का नाम और उनका परिचय मिलता है। इसीलिए मैंने कहा कि उनके बारे में जीवन वृत्त मिलता है। कवियों का नाम केवल ऐसे लिख देंगे, केवल कवियों का नाम और परिचय मिलता है। कवियों का नाम और परिचय मिलता है। लेकिन इन सब के बाद भी साहित्य के इतिहास की पहली जो प्रवृत्ति जो है वो यहीं से दिखती है। फिर इन सब के बाद भी साहित्य के इतिहास के लेखन का पहला प्रयास भी यहीं दिखाई देता है। पहला प्रयास भी दिखाई देता है। पहला प्रयास भी दिखाई देता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। अब एक एक करके थोड़ी जो पुस्तकें हैं इनमें क्या विषय है उसको समझ लेते हैं। भक्तमाल में क्या है, कालिदास हजारा में क्या है। बस इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इन रचनाओं में अगर आप देखते हैं इतिहास बोध नहीं है, समय और तिथियों का भी कोई उल्लेख नहीं। और जब आप जानते हैं कि समय और तिथियों का उल्लेख नहीं होता है तो समस्याएं भारी हो जाती हैं कि कैसे अनुमान लगाएं कि कौन किस काल का है, क्या है ना। तो यहां भक्तमाल को अगर आप देखेंगे तो भक्तमाल पुस्तक किसकी है? नाभादास, एक संत है नाभादास। नाभादास नाम के संत के द्वारा भक्तमाल पुस्तक लिखी गई है। अब इसमें क्या है, यह हिंदी साहित्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण, इसको जो ग्रंथ मानते हैं, नाभादास के द्वारा लिखा है। इसमें 200 भक्तों के जीवनियों को लिखा गया है। संत नाभादास ने लिखा, इसके नाम से ही पता चला भक्तमाल मतलब भक्तों के बारे में जानकारी होगी। तो इसमें 200 भक्त जो कवि थे उनके जीवन के बारे में, उन भक्तों के जीवन परिचय को दिया गया,
उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसमें ऐसे संत हैं जिनका नाम आप सबने सुना होगा, जैसे संत रामानुजाचार्य, जो दर्शन शास्त्र में एक आता है विशिष्टाद्वैतवाद, उन्होंने दिया था। रामानुजाचार्य के बारे में सूचना मिलती है। विष्णु स्वामी के बारे में सूचना मिलती है इसमें। इस जो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं भक्तमाल पर, तो भक्तमाल में अलग अलग जो रचनाकार हैं उनके बारे में सूचना मिलती है। ऐसे अलग से ही कर लेते हैं भक्तमाल। तो इसमें आप देखते हैं रामानुजाचार्य, इनकी जानकारी है ना। 200 भक्त कवियों के जीवन और उनकी कृतियों की जानकारी है इसमें। 200 भक्त कवियों के जीवन को बताया गया है और उनकी कृतियों के बारे में बताया गया। हाँ, ये जो पुस्तक है भक्तमाल, इसको लिखने वाले कौन है? नाभादास। ठीक। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जो विष्णु स्वामी कुछ लोगों के नाम लिख लीजिए आप। विष्णु स्वामी, इसके अलावा मध्वाचार्य, इसके अलावा तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीरा, रैदास आदि संत, और भी बहुत संत हैं, क्योंकि 200 भक्त कवियों के बारे में है ना। शंकराचार्य, इसमें जो शंकराचार्य को भी आप नोट कर दी, मतलब सारे लोग ही हैं यहाँ। हाँ, ये जो 200 कवि हैं उनमें से मैंने कुछ लोगों का नाम आपके सामने लिखा है। हाँ, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, हाँ, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, तुलसीदास, रैदास, सूरदास, कबीर, मीरा, पीपा, बहुत सारे संत हैं। इस ग्रंथ में अगर आप देखेंगे तो जो उस समय के और भी महत्वपूर्ण जो भक्त थे, जैसे सिद्धनाथों की भी परंपरा के जो संत थे उनको भी रखा गया है। इसमें सिद्धों और नाथों की परंपरा के संतों को भी रखा गया है। कई सिद्ध हुए हैं जो भारत में, जैसे सिद्ध हुए हैं एक आपके सरहपा, है ना। और जो नाथों में बहुत सारे नाथ हुए हैं, जैसे मछंदर नाथ, गोरखनाथ। तो नाथ परंपरा के भी जो संत थे उनके भी विषयों को उठाया गया है। हेलो, बस आ रहा हूं, क्लास अभी आता हूं। हाँ हाँ, आप हाँ, ठीक है।
हाँ, कहाँ? ये जो मध्वाचार्य, मध्वाचार्य, अब देखिए इस पुस्तक में एक बात तो ये आपको समझ में आएगी कि भक्तों के जीवन की अलौकिक घटनाएं भी दिखी, क्योंकि ये सारे जितने भी लोग हैं ये अभी अलौकिक लोग हैं। शंकराचार्य अद्भुत व्यक्ति हैं, कबीरदास अलौकिक व्यक्ति हैं। जो सिकंदर लोदी ने कबीरदास को मारने का प्रयास किया लेकिन मार नहीं पाया। तो इस पुस्तक में इन संतों के अलौकिक जीवन को भी बताया गया है। अलौकिकता की बातें जो हैं उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके माध्यम से जनता के मन में आस्था पैदा करना यहाँ भक्तमाल का जो मुख्य उद्देश्य था। कि नाभादास ने इस पुस्तक को इसलिए लिखा कि आम जनता के मन में भक्तों के प्रति एक श्रद्धा बढ़े। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो यहाँ पर अलग अलग भक्त कवियों के बारे में जो सूचना दी गई वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसका काफ़ी स्थान है हिंदी साहित्य में। और इसका भक्ति की विधा के रूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं कि भक्त काल के संतों का क्या अप्रोच था, क्या दृष्टिकोण था। ये हम कह सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण जो स्रोत है जिससे हिंदी साहित्य में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में एक रूपरेखा मिलती है। और हम मध्यकाल को, क्योंकि ये सारे लोग मध्यकाल में ही लिख रहे हैं, तो मध्यकाल को नए संदर्भों में देख सकते हैं इस पुस्तक के माध्यम से। तो ये पुस्तक एक नए संदर्भ में मध्यकाल को प्रस्तुत करने का तरीका भी रखती है। तो अभी आप 2 प्रश्न वो और 1 प्रश्न ये लिखेंगे कि भक्त काल पर ये जो पुस्तक है भक्तमाल पर टिप्पणी करें। एक बार पढ़िए, समझिए, उसके बाद लिखिए। 10 मिनट का समय है आपके पास, 10 से 15 मिनट, उसके बाद हमें लिख के दिखाइए। अभी ये 3 प्रश्न, पहला तो यही लिख लो कि भक्तमाल पर, हाँ, छोटे छोटे प्रश्न, भक्तमाल पुस्तक पर टिप्पणी करें। इसके पहले के 2 प्रश्न हैं वो, हाँ, एक दूसरे से आप लोग जो डिस्कस भी कर सकते हैं पहले लिखने से पहले, उसके बाद लिखें। पहले समझ लो उसके बाद लिखो।